आज हम बताने जा रहे हैं हमारी टॉप 5 होल्डिंग। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हम होल्डिंग बताएं, बल्कि ये भी है कि हम उस होल्डिंग के पीछे की जो स्टोरी है वो भी हम कम्युनिकेट करें। मेरा नाम है लईक अहमद, मैं हूँ फाउंडर सरमाया.pk का। आज की वीडियो में ख़ास तौर पे आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि इन्वेस्टमेंट करते हुए जो पोर्टल हम पिछले 4 साल से बना रहे हैं वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है। जो सबसे पहले हमारी होल्डिंग है वो है मीज़ान बैंक। अब मीज़ान बैंक कैसे बिज़नेस करता है, कैसे पैसे बनाता है, ऑलरेडी इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड वीडियो मैंने की थी, हाउ टू डबल योर मनी, और उस पर बताया मैंने ये था कि किस तरह एक बैंक पैसे बनाता है। और अगर मैं उसको समराइज़ कर दूं, जैसा कि उस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि 2018-19 से लेकर 2023 तक तकरीबन आपका जो प्रॉफिट है मीज़ान बैंक का वो 14.79 बिलियन से इंक्रीज़ होकर 169.4 बिलियन बिफोर टैक्स पे आप चले गए। और बाय द वे आज कल ही मीज़ान बैंक का क्वार्टरली रिपोर्ट आई है और उसके अंदर भी वो 65% प्रॉफिट कर चुके हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे सरमाया.pk ने मुझे हेल्प किया टू फाइंड कि ये एक अच्छी कंपनी थी, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन हमारा वो कौन सा टूल है जहाँ पे हम ये लॉक कर रहे थे कि जहाँ से हम ये देख सके कि हम ये कंपनी क्यों ले रहे हैं। तो उसके लिए चलते हैं सरमाया के पोर्टफोलियो के अंदर। अभी आप स्क्रीन पे जिस तरह देख रहे हैं सरमाया का ये पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप देखें और अगर मैं स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट मैं पोर्टफोलियो के ऊपर आ जाऊं तो पोर्टफोलियो पे जाएंगे तो हमारी सारी होल्डिंग नज़र आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मीज़ान बैंक, और अगर मैं मीज़ान बैंक की एवरेज प्राइस देखूँ तो तकरीबन 100.65 है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमने मीज़ान बैंक कब बाय किया। तो उसके लिए अगर मैं माई होल्डिंग्स में जाऊँ तो होल्डिंग्स के अंदर अगर आप देखें कि जब पहली बाइंग थी इस पोर्टफोलियो के अंदर वो तकरीबन 24 जनवरी 2023 की थी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये नहीं है, और बाय द वे ये शेयर्स, नंबर ऑफ़ शेयर्स मैंने इसीलिए यहाँ पे ब्लर कर दिए हैं ताकि मैंने देखा है कुछ लोगों को लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। ये शेयर्स मैंने इसीलिए ब्लर किए हैं ताकि वो लोग इससे डिसअपॉइंट ना हो कि उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। अगर आपके पास इवन 10,000 रुपये भी हैं, 20,000 रुपये भी हैं, वो भी मोर देन इनफ है स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप मीज़ान बैंक के अंदर इन्वेस्टेड हैं और मीज़ान बैंक के अंदर आपका इवन एक शेयर भी, हम ये एज्यूम कर लेते हैं ये चलें एक शेयर ही है, अगर एक शेयर भी है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि इसके अंदर मेरा कमेंट्स क्या है, कि जब मैं बाय कर रहा था मेरा माइंडसेट क्या है। और बाय द वे ये मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है आप किस माइंडसेट के साथ एक पर्टिकुलर कंपनी बाय कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी आपको तो लगता है ये बहुत अच्छी कंपनी है और आप स्ट्रेट वे आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो जो आपका एक जो रीज़न होता है जिसकी वजह से आपने बाय किया, आपको वो रीज़न ही नहीं पता 1-2 दिन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं तो मैंने क्या लिखा हुआ है ना कि गुड कंपनी अवेलेबल एट चीप, 24 जनवरी 2023। और ये मेरे ख्याल में वही टाइम था जब हम सब लोग घबरा रहे थे कि मुल्क में पता नहीं क्या होने वाला है। और अगर आप इसकी अगली भी परचेज़ देखें, पहली तो 89.20 पे हमने परचेज़ किया था। सेकंड वाली के अंदर मैंने क्या कमेंट लिखे थे कि टाइम टू एक्यूमुलेट, दैट मीन्स कि अगर मेरे पास फंड्स होंगे तो ये पर्टिकुलर कंपनी में बाय करता रहूँगा। और ये ही मैंने किया। 90 रुपये के ऊपर भी बाय किया, 92 रुपये के ऊपर भी बाय किया, फिर 98 पे गया तब भी बाय किया, फिर जब 84 पे नीचे आया तब भी बाय किया। यहाँ तक कि जब वो जुलाई के बाद, अगर आपको याद हो, जून जुलाई के बाद जब IMF का कुछ साइन हुआ था तो उसके बाद ऑटोमेटिकली सारी की सारी बैंकिंग और उसके ऊपर रिवर्सल आ गया था। तो उस वक्त हमने इवन 19 जुलाई को भी जाके 112 रुपये के ऊपर बाय किया, और रिसेंटली हमने दिसंबर के अंदर भी 120 रुपये के ऊपर इस पर बाइंग की है। और अगर आप इस पर देखें कि जो हमारी एवरेज बाय बनती है, ये सारी कंपनीज जब हमने बाय की थी तो तकरीबन 100 रुपया बनता है। अब 100 रुपये की बाइंग, और अगेन आप अगर इस चीज़ को भी देखें कि ये कोई एक दिन की बाइंग नहीं है। जिस वक्त हमारे पास थोड़े थोड़े पैसे आते रहे हमने वो जाके मीज़ान बैंक के अंदर इन्वेस्ट करते रहे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड कर लूँ कि ये सिर्फ मीज़ान बैंक के ऊपर, शेयर के ऊपर पैसे हमें सिर्फ शेयर की प्राइस बढ़ने पे नहीं मिले हैं। ठीक है, इसके पीछे मीज़ान बैंक ने हमें डिविडेंड भी दिया है। अब वो क्या होता है वो समराइज़ करके मैं आपको अगली स्क्रीन में दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मीज़ान बैंक 100 रुपये की हमारी एवरेज बाय थी, और मीज़ान बैंक की करंट जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 219 रुपया है।
और मीज़ान बैंक ने जो रिसेंटली 7 रुपये का भी डिविडेंड अनाउंस किया, जो कल ही किया, अगर मैं उसको भी इंक्लूड कर लूँ तो तकरीबन 30 रुपये का डिविडेंड अभी तक मीज़ान बैंक ने दिया। और ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 1.25 साल की, कि 1.25 साल के अंदर मीज़ान बैंक ने 30 रुपये का डिविडेंड, और इन्वेस्टमेंट हमारी टोटल कितनी थी, 100 रुपया। ठीक है, अगर मैं टोटल ROI देखूँ जो कि मेरी 1.25 साल के ऊपर बनता है, वो तकरीबन 150% बनता है, जिसमें तकरीबन 120% जो है वो एप्रिसिएशन ऑफ प्राइस है, और 30% मैं डिविडेंड को भी दे देता हूँ। अच्छा, बाय द वे, लास्ट टाइम काफ़ी लोगों का ये मानना था, बल्कि कुछ लोगों ने सही तरह पॉइंट भी किया, कि बैंक में पैसे रखने से तो आप कभी अमीर हो ही नहीं सकते। जितनी आपकी महंगाई बढ़ रही है, बैंक में रखने का तो बेनिफिट ही नहीं है। मैं अगेन यहाँ पे रिपीट कर लूँ, क्योंकि हम एक सीरीज़ फ्रॉम स्क्रैच बिल्डअप करें और हम चाह रहे हैं कि आप वो पहला बेबी स्टेप तो लें, कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो कि करंट अकाउंट में सड़ रही थी, उसको एटलीस्ट हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर वीडियो का मकसद ही ये था कि कैसे आप करंट अकाउंट में रखने की जगह इवन इस्लामिक सेविंग में भी ना रखें, आप इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट फंड या कोई लो रिस्क म्यूचुअल फंड में रखें। और उसका बेनिफिट क्या है कि जहाँ पे आपको इस्लामिक सेविंग सिर्फ 10% का रिटर्न दे रहा था, वहाँ पे मनी मार्केट आपको 20% का रिटर्न दे रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके भी आपको इतना रिटर्न नहीं मिलना था। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने इन सारी इन्वेस्टमेंट में रखा होता या फिर आपने बैंक में खुद ही इन्वेस्ट किए होते तो कौन बेनिफिशियल था। तो अगर आपने लाख रुपए करंट अकाउंट में रखे हुए हैं, अगेन जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ, कोई बेनिफिट आपको 1 साल में नहीं हुआ, आपका लाख रुपया अभी भी लाख रुपया है। और अगर आपने वही लाख रुपए इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डाले होते तो 11% के रिटर्न के ऊपर आपका 1 साल बाद तकरीबन 1,11,000 रुपया बन चुका है। और अगर आपने मनी मार्केट फंड, जो कि इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट फंड म्यूचुअल फंड, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने वहाँ पे डाले होते तो तकरीबन आपको 1,20,000 रुपये का रिटर्न मिल चुका होता। और जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ कि अगर आपने वही इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में मीज़ान बैंक के शेयर में की होती तो आपका लाख रुपए की आज की वैल्यू तकरीबन 2.5 लाख रुपए है, जो कि 7 गुना ज़्यादा है जो कि मनी मार्केट फंड में है। सो बीइंग ए शेयर होल्डर ऑफ मीज़ान बैंक, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने अभी भी बैंक में पैसे रखे हुए हैं, ख़ास तौर पे मीज़ान बैंक के अंदर। और ये बेसिकली स्टोरी सिर्फ मीज़ान बैंक की नहीं है, सब बैंक्स की भी यही है। आप लोगों के पैसे रखने की वजह से आपको क्या लगता है कि आपको बेनिफिट हुआ है? नहीं, मेन बेनिफिट बैंक को या उसके शेयर होल्डर को हुआ है। और मैंने अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 7 गुना ज़्यादा उनसे जो कि लो रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 14 से 15 गुना उनसे जो कि इस्लामिक सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं। और करंट अकाउंट का तो देख ही लें, उनका तो पैसा ऑलरेडी डी वैल्यू हो रहा है जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर आपने डबल योर मनी की वीडियो देखी और अभी तक आपने उस पर एक्शन नहीं लिया, और एक्शन उस पर्टिकुलर वीडियो में क्या था कि लो रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो आपको इस पर्टिकुलर एपिसोड देखने का क्या फ़ायदा हुआ? बहुत ज़्यादा टाइम हम ऐसी चीज़ देखते हैं जिसको हमें समझ आती है कि वाकई यार ये आपके लिए बेहतर या अच्छी या बुरी है, और हम उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लेते हैं, और उससे बेसिकली नुकसान आपका ही हो रहा है। जो शेयर होल्डर है मीज़ान बैंक के, जो करंट अकाउंट पे आपने पैसे रखे हुए हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेसिकली और डिपॉजिट करें ज़्यादा, हमें और डिविडेंड ज़्यादा देगी बैंक। इन पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ का मकसद ये है कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो चेंज लेकर आएँ जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। अगर आप वो प्रैक्टिकल एक्शन ही नहीं करेंगे तो इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ का फ़ायदा भी कोई नहीं है। अब मेरे से अगर आप पूछें कि मीज़ान बैंक में जो मैंने एंट्री ली हुई है, हम एग्जिट कब लेंगे? हम एग्जिट तब लेंगे जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करेगी, जब गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी बैंक के लोन्स के ऊपर कम हो जाएगी, जब बैंक को पता है कि यार गवर्नमेंट ने लोन लेना बंद कर दिया है, या फिर आप लोग जो डिपॉजिट करके बैठे हुए हैं, आपके डिपॉजिट्स कम होने की जगह इन्वेस्टमेंट के ऊपर डायरेक्टली जाएं। तो ये वो चंद वजूहत होंगी जिसकी वजह से मैं सोचूंगा अब मीज़ान बैंक से एग्जिट लेने का टाइम आ चुका है। आपको क्या लगता है वो कमेंट में लिखें। क्या मीज़ान बैंक में इन जो ऑप्शंस मैंने दिए इनमें से कोई भी सीन आपको लग रहा है कि हमें एग्जिट लेना चाहिए? प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। अब जो दूसरी हमारी होल्डिंग है वो है मारी पेट्रोलियम। अब मारी पेट्रोलियम के बारे में टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ पता नहीं था। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी सरमाया स्पेस के ऊपर, जिसने हमने कोशिश की थी कि हम इंडस्ट्री के उन एक्सपर्ट को लेकर आएँ जो कि सेक्टर के ऊपर एनालिसिस करके बताएं कि यार इस सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्या हैं और इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। उन्हीं में से एक एपिसोड थी एपिसोड 11 जो कि हमने एतजाज़ फारूकी के साथ की। और एतजाज़ फारूकी भाई के साथ हमने जो सीरीज़ की उसका बेसिकली मकसद था ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर को एनालाइज करना। उस पर्टिकुलर वीडियो का URL मैं ऊपर कहीं दे दूंगा, आप उसको खुद देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ उसके अंदर ना थोड़ा सा मैं समराइज़ कर दूं, जिसपे उन्होंने ये बताया था कि यार OGDCL और PPL के अंदर कैश फ्लोज के इश्यूज़ हैं, क्योंकि उनके जो पैसे हैं वो किसी दूसरी एंटिटी के पास पैसे हुए हैं।
इन सब कंपनीज़ में एक कंपनी जिसके कैश फ्लो बहुत अच्छे हैं वो है मारी पेट्रोलियम। ये पूरी वीडियो जब आप देखेंगे, चूँकि ऑडियो की सूरत में भी, ऑडियो में भी अवेलेबल है, तो आपको ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बिजनेस की समझ आएगी। और जब हमें ये समझ आई कि यार मारी पेट्रोलियम इज़ ए गुड कंपनी टू इन्वेस्ट, बिकॉज उसके अंदर वो नेगेटिव साइड नहीं है जो कि PPL या OGDCL के ऊपर है, दैट्स द टाइम व्हेन वी बॉट मारी पेट्रोलियम। आए मैं आपको पोर्टफोलियो में दिखाता हूँ कि हमने किस टाइम पे कितनी पोजीशन ली मारी पेट्रोलियम में। तो सबसे पहले जो मैं रेफरेंस दे रहा था, एपिसोड 11 सरमाया स्पेस की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर एनालिसिस बाय एतजाज़ फारूकी। प्लीज़ आप ये एपिसोड ज़रूर सुनिएगा, इससे एटलीस्ट आपको इस सेक्टर के एनालिसिस को समझने या बिज़नेस को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब मैं आपको मारी पेट्रोलियम के चार्ट की तरफ, बल्कि मैं इसके फंडामेंटल डाटा की तरफ ले जाता हूँ, जो कि नीचे आपको थोड़ा मिलेगी। एक चीज़ अगर आप नोट करें, 2019 में जब ये कंपनी सेल्स करी थी तकरीबन 60 बिलियन का, तो इसका नेट प्रॉफिट था 41%, यानी 41% ये अपना प्रॉफिटेबिलिटी कर रही थी। और जैसे मैंने पहले कहा कि इनके केस में इनका कैश फ्लो पॉजिटिव था, इनको कोई इतना इशू नहीं था, तो डैट मीन्स कि दे वर जनरेटिंग अ गुड प्रॉफिट बैक इन 2019 एज वेल। अगर मैं इसको 2023 के साथ कंपेयर करूं तो ये 59 बिलियन से इंक्रीज़ हो गया 145 बिलियन पे, ठीक है। और जब हमने 2021-22 में इसको बाई किया था, इवन तब भी ये 70-80% इसका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो चुका था। अगर आप थोड़ा नीचे जाए तो जहाँ पे इसकी अर्निंग पर शेयर 182 थी, 2023 में इसकी अर्निंग पर शेयर 420 है। और जो लास्ट 4 क्वार्टर्स में जो इसकी अर्निंग पर शेयर है, जिसको ट्रेलिंग 12 मंथ हम कहते हैं, वो 523 हो गई है। तो जब 2019 में ये ट्रेड हो रहा था, और जब अगर मैं इसको हिस्टोरिकली 5 साल पीछे भी ले जाऊं, तो अगर आप एक चीज़ देखें कि 2019 में भी ये तकरीबन 1100-1200 रुपये का ट्रेड हो रहा था। इवन अगर आप इसको देखें तो 1400-1500 रुपये तक भी था 2020 के अंदर। 2019 में अगर इसका प्राइस टू अर्निंग देखें तो 5.53 था, यानी जब वो 1500 रुपये का लास्ट टाइम ट्रेड हो रहा था तो 5.53 इसका प्राइस टू अर्निंग था। प्राइस टू अर्निंग क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ कि आप ये एज्यूम कर लें कि आप इस कंपनी में 5 रुपया इन्वेस्ट करें विद दिस एक्सपेक्टेशन कि आपको 1 रुपये का रिटर्न मिलेगा। और अगर आप फास्ट फॉरवर्ड 2023 में देखें, जहां पे अर्निंग 182 से ग्रो होकर चलेगी 420 के ऊपर, तो वहां पर ही प्राइस टू अर्निंग रेशो नीचे गया। क्यों? क्योंकि उस लिहाज से प्राइस ने इसको एडजस्ट ही नहीं किया। तो इवन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो तकरीबन 30-40% डिस्काउंट पे प्राइस टू अर्निंग के ऊपर मुझे मिल रहा है ये मारी पेट्रोलियम 2023 में। इवन अगर मैं इसको आज के दिन पे भी देखूं कि पिछले 4 क्वार्टर में जितना आया, और आज जब हम इसको देख रहे हैं तो ये ऑल टाइम हाई के ऊपर है, यानी 2600 रुपये के ऊपर है। लेकिन 2600 रुपये के ऊपर भी वो इतना इस लेवल पे नहीं पहुंचा जिस लेवल पे उसकी अर्निंग के अगेंस्ट प्राइस थी 2019 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आप कोई हवाई फायर तो कर नहीं रहे होते हैं। वो कंपनी कोई ना कोई बिजनेस कर रही होगी, कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी। जब वो कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी, सो दैट इज़ द टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार इसकी तो शेयर की प्राइस उतनी बढ़ी नहीं है जितना कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया। सिर्फ ये 8 से 9 के दरमियान जो खबरें चल रही होती है, जितनी नेगेटिविटी आ रही होती है, दैट इज़ नॉट इनफ फॉर यू टू मेक डिसीजन कि क्या आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो एक तो ये रीज़न थी जिसकी वजह से फंडामेंटली हमें ये कंपनी बेहतर लगी, क्योंकि इसका रेवेन्यू फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स इंक्रीज़ होता जा रहा था। इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन हो रही थी। अब इवन इसका अगर डिविडेंड यील्ड देखें, 2022 में इन्होंने 124 रुपये का डिविडेंड दिया, 2023 में इन्होंने 147 का डिविडेंड दिया। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ को देखें तो तकरीबन 156 रुपये का डिविडेंड चल रहा है, जो कि इतना बुरा नहीं है। 9 से 10% का डिविडेंड ये आपको कंपनी दे रही है। अब मैं आपको अपने पोर्टफोलियो के ऊपर ले चलता हूँ कि हमने ये कंपनी कब बाई की। सो जैसा कि मारी पेट्रोलियम अभी आप देख रहे हैं, तो हमारी एवरेज जो बाइंग है इसके ऊपर वो तकरीबन 1674 रुपये है। अगर मैं आपको इसकी करंट होल्डिंग पे लेके जाऊँ तो 2023 के अंदर जब मैं ऑब्वियसली मैंने आपको इसकी बैक स्टोरी बता दी है कि वो एतजाज़ फारूकी का ही स्पेस था जिसकी वजह से हमें अंडरस्टैंडिंग हुई कि मारी पेट्रोलियम इज़ फंडामेंटली अ ग्रेट कंपनी, और उसको हमने वेट किया सरमाया के ऊपर जो हमारा फंडामेंटल का डाटा अवेलेबल है, और फिर जाके हमने एंट्री ली। और अगर आप देखें तो पहली एंट्री हमारी 1523 के ऊपर थी, और फिर जब प्राइस थोड़ी थोड़ी नीचे आती गई हम उसको एक्यूमुलेट करते रहे, और फिर जब प्राइस अपने ब्रेकआउट यानी कि अपनी एक्यूमुलेशन से बाहर भी निकली तो तब भी हमें लगा कि दिस इज़ ए गुड कंपनी टू बाय। और मैंने रीज़न ऑलरेडी बता दी है कि ये कंपनी अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रही थी, और प्राइस अभी भी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल के ऊपर 2019 में होनी चाहिए थी। और इवन 21 फरवरी 2024 को जब ये 2174 रुपये का था, तब भी मैंने इस कंपनी को बाय किया इस अकाउंट के अंदर, जिसकी वजह से हमें ऑन एवरेज इस पर्टिकुलर कंपनी पे 16 से 74 रुपये की प्राइस मिली थी। एक चीज़ और मैंने देखी है कि ज़्यादातर लोग
ये समझते हैं कि जो 10 रुपये से कम की कंपनी है वो ज़्यादा महंगी है या वो तो ज़्यादा सस्ती है, और 10 रुपये से ऊपर या 100 रुपये से ऊपर, 500 रुपये से ऊपर, इवन 1000 रुपये से ऊपर कंपनी, ये तो बहुत महंगी कंपनी है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो कंपनी जितनी अच्छी होगी वो आपको उतनी ही प्रीमियम रेट के ऊपर मिलेगी। आपने कंपनी को शेयर की प्राइस वैल्यू पे डिस्कस नहीं करना या एनालाइज नहीं करना, आपने स्ट्रेट अवे उसके रेवेन्यू देखना है, उसका प्राइस टू अर्निंग देखना है, अर्निंग पर शेयर देखना है। प्राइस टू अर्निंग अगर रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा हुआ है, कैश फ्लोज के इश्यूज़ नहीं हो रहे हुए, और प्राइस टू अर्निंग अगर आपको नीचे मिल रही है, सो दैट मीन्स कि अभी भी आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है, एंड यू डोंट नीड टू लुक इनटू द कंपनी यार ये तो 1500 की थी अब ये 2100 की हो गई है। दिस इज़ नॉट द वे टू बेसिकली जज कि एक अच्छी या सस्ती कंपनी कौन सी है। फंडामेंटली आपको जज करना है कि उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। सो अगर अब मैं मारी पेट्रोलियम देखूँ, जब से हमने इन्वेस्ट किया हमें अभी तक कितना रिटर्न मिल चुका है वो कुछ इस तरह से है। सो मारी पेट्रोलियम पे जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हमारी एवरेज प्राइस जो थी 1674 रुपये थी। अभी के टाइम पे जब ये मार्केट के ऊपर डाटा चल रहा है तो तकरीबन 2609 के ऊपर शेयर की प्राइस ट्रेड हो रही है। इस पर्टिकुलर शेयर प्राइस के अंदर हमें ऑलरेडी 245 रुपये का डिविडेंड मिल चुका है। तो अगर मैं डिविडेंड के साथ अगर इसका आरओआई देखूं तो तकरीबन 70% का रिटर्न हमें तकरीबन 1 साल सवा साल के अंदर मारी पेट्रोलियम में इन्वेस्टमेंट पे मिल चुका है। अच्छा, बाय द वे एक और चीज़ मैं यहाँ पे लिंक कर दूँ कि मारी पेट्रोलियम जो है वो डॉलर बेस इनकम है, यानी जो गवर्नमेंट के साथ इनकी डीलिंग चल रही होती है, जो डॉलर का रेट इंटरनेशनल में होता है, जिस रेट के ऊपर आता है उसी रेट के ऊपर ये बिज़नेस कर रहे होते हैं। सो इसका मतलब है कि अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो दिस इज़ ए गुड फॉर द कंपनी, इसकी अर्निंग्स भी ऊपर जाएगी जो कि हमें नज़र भी आ रहा है। अब अगर आप मेरे से पूछे कब आप मारी पेट्रोलियम से एग्ज़िट लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल इस पर्टिकुलर कंपनी से हमें एग्ज़िट लेना चाहिए। रीज़न बहुत सिंपल है, एक तो डॉलर पैक्ड है ये पर्टिकुलर सेक्टर, इसके कैश फ्लोज के कोई इशू नहीं है। गैस ऑलरेडी हमें पता है कि कितनी डिमांड है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और ऑलरेडी हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी गैस की प्राइसेस कंज्यूमर एंड पे कितनी इंक्रीज़ हुई हैं, और दे आर वन ऑफ द बेनिफिशरी कि ये जो गैस प्राइस इंक्रीज़ हुई है ये इनको बेनिफिट भी करेगी। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आई डोंट सी एग्जिटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपनी। अगर हमारे पास होपफुली इन फ्यूचर में और कैश हुआ और ये कभी कंपनी अगर ग्रो कर रही हुई, फंडामेंटली अगर बेहतर हुई, तो वी माइट इन्वेस्ट मोर इन दिस पर्टिकुलर कंपनी एज वेल। और बाय द वे एक आखिरी चीज़ मैं मारी पेट्रोलियम पे और बताऊंगा। अगर मारी पेट्रोलियम का पिछले 20-40 साल का डाटा देखें कि कितना इस पर्टिकुलर कंपनी ने रिटर्न दी है, तो आरओआई के थ्रू क्या होगा, ये आरओआई हमारा एक टूल है जो हिस्टोरिकली आपको बताता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी ने कितना रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया। तो आइए देखते हैं। तो अगर मैं आरओआई पे आऊँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मारी पेट्रोलियम सेलेक्ट करता हूँ और मारी पेट्रोलियम पे मैं हिस्ट्री में देखता हूँ कि फॉर एग्जांपल 2002 में, चलें हम ये एज्यूम कर लेते हैं, इवन 60 रुपये की भी कंपनी थी, शेयर प्राइस 60 रुपये थी और 60,000 शेयर आपने बाई किए। तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो मैंने देखी थी कि 60,000 के ऊपर तकरीबन 2 मिलियन से ऊपर का तो डिविडेंड दे चुकी है ये कंपनी पिछले 20 साल के अंदर, ठीक है। अगर आपको थोड़ा नीचे लेके जाऊँ तो अगर आप इवन पिछले 1 साल का डाटा देखें कि जब ये कंपनी 2023 में इसने 89 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, फिर 2023 में दूसरे क्वार्टर का 58 का डिविडेंड दिया, तो ये कंपनी ने तकरीबन 6 लाख रुपए का तो 2023 के अंदर डिविडेंड दिया है। अगर मैं 6 लाख रुपए को डिवाइड करूं 12 के ऊपर, तो जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट थी तकरीबन 60,000 रुपया, उतना मेरा मंथली इनकम था। सो ये भी एक रीज़न है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर ये 5 से 10 या 15 साल तक हमारे पास रही तो शायद 20 साल बाद हमें उतना ही रिटर्न मिल रहा होगा जितनी हमारी पर शेयर की इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर, कि ये कंपनी इतना डिविडेंड हमें देख सकती है। अब जो तीसरी कंपनी मैं बताने जा रहा हूँ वो है नेशनल फूड्स। पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। अगर कोई खुशी हो या कोई गम हो, हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा फोकस खाने पे ही होता है कि हम लोग खाने के इतने शौकीन हैं कि हमें पता है कि हमने खाना किस टाइम पे क्या खाना है। ईद हो, कोई और इवेंट हो, तो उसके ऊपर हमारा खाने पे ही ज़्यादा फोकस होता है। तो उस केस में मैंने ये सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिस कंपनी को हम यूज़ भी करते हैं घर के अंदर। तो जो कंपनी मैंने शॉर्टलिस्ट की वो नेशनल फूड्स थी, और नेशनल फूड्स मैंने इसीलिए किया कि इसका ख़ास तौर पे जो गार्लिक केचप है वो मैं बड़े शौक़ से खाता हूँ। और इवन जब मैंने इन्वेस्ट किया तो मैंने क्या, मेरी साइकोलॉजी थी इन्वेस्टमेंट के पीछे, पहली तो ये थी कि यार वो जो चीज़ हम डेली रोज़मर्रा की हम घर के अंदर यूज़ करें तो उन्हीं कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करो और उसी में इन्वेस्ट करो। सिर्फ ये रीज़न नहीं था कि मैं इसको खा रहा हूँ तो मैं इसको इन्वेस्ट करूँगा। तो जो दूसरी चीज़ मैंने चेक की, तो क्या ये कंपनी के फाइनेंशियल्स ऐसे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि पहले वो रीज़न तो ये था कि इसका फूड का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा जो चीज़ मैंने चेक की उसके कंपनी के फाइनेंशियल्स थे। तो थोड़ा सा मैं अभी भी आपको दिखा देता हूँ। सो अगर आप
नेशनल फूड्स को यहाँ पे सर्च करेंगे, सो नेशनल फूड्स के अंदर अगेन हिस्टोरिकली कुछ आपको नज़र आएगा कि चार्ट कुछ इस तरह से था पिछले 5 से 10 साल के अंदर, ठीक है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि ये किसी टाइम पे 180 का था, फिर ये 296 पे भी गया और अभी ये तकरीबन अगेन 160 पे भी आ गया। लेकिन मैं आपको इसको नीचे लेके जाता हूँ। सबसे पहले तो हमने थोड़ा लोगों को समझाने के लिए कंपनी के ब्रांड्स डाले हैं कि सिर्फ ये मसाले नहीं बनाते हैं, इनके सॉसेस भी हैं, इनकी मायो भी है, इनके गार्लिक सॉस भी है, इवन ये स्नैक के बिज़नेस पे भी आ गए हैं, सी नॉन इन्हीं का बिज़नेस है, सॉल्ट के ऊपर भी ये नेशनल के सॉल्ट्स वगैरह मिल रहे हैं आपको, और इवन इनके मिक्स पिकल हैं जो अचार वगैरह है वो भी काफ़ी मशहूर है, वो भी ये बना रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊं तो मैं जिस तरह देख सकता हूं कि इनकी सेल्स जो थी तकरीबन 16 बिलियन से अब 33 बिलियन पे पहुंच गई है। इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंटली ये 30% के ऊपर पे हैं। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी तकरीबन 6.5%, 5.79%, तकरीबन 5 से 6-7% तक इन्होंने मेंटेन किया है। सो दैट मीन्स इनका रेवेन्यू तो इंक्रीज़ हो रहा था और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ये मेंटेन कर रहे थे। एक चीज़ और, जिस तरह मैंने पहले आपको मारी पेट्रोलियम का भी बताया, अर्निंग पर शेयर अगर आप देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशो जब 2019 में ट्रेड हो रहा था 25 के ऊपर भी थी, 2023 में ये तकरीबन 10 के अराउंड आ गई थी, यानी इतनी पीछे नीचे आ गई थी कि ये प्राइस टू अर्निंग नीचे इनकी 10 तक आ गई थी। अभी के टाइम पे देखें तो इनकी प्राइस टू अर्निंग तकरीबन 17.5 के ऊपर है, जो कि कंपैरेटिवली उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन अगेन फंडामेंटली इट्स नॉट दैट बैड कंपनी। इनके सेल्स इंक्रीज़ हो रहे थे, नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर हो रही थी। तो ये रीज़न थी। एक और रीज़न जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या वो रीज़न थी, अगर मैं इवन इसको पिछले 1 साल के अंदर लेके जाऊँ तो ये कंपनी एक टाइम के ऊपर 80-90 रुपये की भी ट्रेड हो रही थी। अगर मैं इवन 5 साल से आपको कंपेयर करूँ तो ये तकरीबन 94, 90, 92 तक भी गई थी, ठीक है। सो उसके लिए अगेन अगर आप इनसाइडर ट्रांजैक्शन में जाएं तो यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है कि कंपनी के अंदर की जो मैनेजमेंट है या कोई एम्प्लॉई है वो कितना बाय और सेल कर रहा है। मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ तकरीबन 8 मई 2023 एक कंपनी थी एयर सेगाल या समथिंग इंडिया फंड लिमिटेड। अगर आप देखें ये कंपनी के पास तकरीबन 10% शेयर्स थे नेशनल फूड्स के, और ये कंपनी फरवरी 2023, इवन अगर मैं थोड़ा पीछे भी चला जाऊँ, ये इस कंपनी ने 1 दिसंबर 2022 से सेलिंग स्टार्ट की और तकरीबन अगले 6 महीने के अंदर जितनी भी इनकी होल्डिंग थी इस पर्टिकुलर कंपनी में, लास्ट इन्होंने सेल किया 85 के ऊपर, एंड दे टोटली एग्जिटेड फ्रॉम दिस कंपनी विच कैन बी कंसिडर एज बैड। बट अगेन ये कंपनी ये नहीं थी कि 2-3 दिनों के लिए आई थी, ये काफ़ी हिस्टोरिकली मैंने देखा था कि ये काफ़ी टाइम से इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टेड थे। मे बी मैनेजमेंट ने डिसीजन कर लिया हो कि इस पर्टिकुलर कंपनी से एग्जिट लेना हो। लेकिन एक जो बहुत खुश आइन बात थी कि उसके बाद क्या हुआ कि एक और कंपनी आई जिसने वही कंपनी के शेयर्स डबल ऑफ द अमाउंट पे बाय करना स्टार्ट किए, और अभी के टाइम पे अगर मैं इनसाइडर ट्रांजैक्शन पे बताऊं तो जाहिद मजीद साहब इवन ये वाली कंपनी दे आर वेरी एग्रेसिवली बाइंग दिस पर्टिकुलर कंपनी है 164। सो इससे एज एन इन्वेस्टर मुझे समझ आती है कि यार कुछ तो इस कंपनी में आगे होने वाला है, जिसकी वजह से एक इंटरेस्ट है जो कि इंटरनल एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय कर रहा है, एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डर जो है वो भी बाय कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी होल्डिंग क्या थी इस पर्टिकुलर कंपनी में। सो अगर मैं नेशनल फूड्स पे लेके जाऊँ आपको, और मैं हमारी अगर आप देखें ऑन एवरेज हमारी जो बाइंग है वो 135 रुपीज़ पे है, लेकिन मैं अगर आपको हिस्टोरिकली इसकी शेयर की प्राइस दिखाऊं कि कब कब हमने बाई किया। सो नेशनल फूड्स 23 दिसंबर 2022 को हमने पहली एंट्री ली 140 रुपीज़ के ऊपर, ठीक है। और अगर आप मेरा कमेंट पढ़ें तो कमेंट में भी यही लिखा हुआ है, नेशनल फूड गुड फॉर टेस्ट, आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट एट होम। तो मैंने अपना माइंडसेट ही बता दिया कि मैंने ये कंपनी क्यों ली, और इस कंपनी को लेने का रीज़न ये भी था कि नेशनल फूड इज़ ए गुड कंपनी टू बाय। और यहाँ पे बाय करने के रीज़न जब मुझे समझ आ गई, तो अगर आप देखें जब ये बिल्कुल लो के ऊपर थी, 96 के ऊपर थी, तो मैंने और भी जाके बाय किया, और ये जो बाय किया उसकी वजह से ये प्राइस थोड़ी सी नीचे आ गई है, ठीक है। अगर मैं इस नेशनल फूड्स के अंदर अभी के ऊपर हमारी जो होल्डिंग है उस पर हमें डिविडेंड कितना मिला, हमारा ROE कितना था, वो कुछ इस तरह से था। सो नेशनल फूड्स के अंदर जो हमारी एवरेज बाय प्राइस है वो तकरीबन 135 है। अभी के टाइम पे ये 163 रुपीज़ का ट्रेड हो रहा है। इस पे जब से हमने होल्डिंग की है तकरीबन 3 रुपये का डिविडेंड मिल चुका है, और पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन 22% का रिटर्न है।
सो आप जब सरमाया.pk पे आएंगे और सरमाया.pk से अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, जो लोग ऑलरेडी टेक्निकल्स की बेसिस पे एनालिसिस कर रहे होते हैं कि आपको किस ट्रेड पे कब एंट्री और एग्जिट लेनी चाहिए, तो उनको होपफुली इस टूल का आइडिया होगा। जो नहीं, जिनको नहीं पता था, तो आप सरमाया.pk से पूरी स्टॉक मार्केट का डाटा देख सकते हैं। तो अगर मैं सिस्टम्स के चार्ट के ऊपर आऊँ, जिस तरह आप ये सिस्टम का चार्ट देख रहे हैं, तो बैक इन 2019 जब सिस्टम तकरीबन 110 या 102 रुपये के ऊपर था, तो मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी में बाई किया और मैं बड़ा खुश हुआ कि यार इस पर्टिकुलर कंपनी ने मुझे लेस दैन 3 महीने, यानी जब मैंने इसको बेचा तकरीबन 130-40 रुपये का, तब ये ऑल टाइम हाई के ऊपर था और मुझे बड़ी खुशी हुई यार कि यार ये कंपनी ने मुझे बड़ा बेनिफिट दिया। खैर फिर कोविड आ गया, उसके बाद से डिप आई, लेकिन उसके बाद जो इस कंपनी ने छूट लगाई है वो आज भी मैं बड़ा रिग्रेट करता हूँ कि मैंने क्यों ये कंपनी यहाँ पे सेल की। मुझे तो यहाँ तक इसको रखना चाहिए था। अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करूं, अगर मैं यहाँ से जहाँ से मैंने एंट्री ली थी और जहाँ तक ये गया, तो तकरीबन 750% का प्रॉफिट था, जो कि हो सकता था, जो कि मैं गलत टाइम पे, खैर गलत टाइम तो नहीं कहूँगा, गलत टाइम पे एग्ज़िट की वजह से मैं अवेल नहीं कर सका। खैर तकरीबन यहाँ पे जाके जब 2021 के अराउंड था, तो मुझे ये समझ आ गई कि यार ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है एंड आई नीड टू बाय दिस कंपनी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस को इम्प्लीमेंट किया। खैर एनालिसिस तो हर कंपनी पे जो भी आपने अभी तक देखी है उस पर हमने देखा है। हमने कोशिश किया है कि उसको एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर पहले बाय कर लें और जब भी ब्रेकआउट होता था हम उसको उसको और एक्यूमुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जब मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई, तो सरमाया के ऊपर ही हमारा एक अलर्ट का फीचर है, जिसके ऊपर मैंने ये देखा कि ये कंपनी जब भी 300 से नीचे जाएगी, बाय द वे ये जो डिप आप इतना बड़ा गैप देख रहे हैं, ये इस वजह से ही है कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने 100% बोनस, अब 100% बोनस और ये डिविडेंड क्या होता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि डिविडेंड और बोनस और ये शेयर प्राइस को कैसे नीचे करते हैं और इससे आप कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। आप कहीं यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो ये आपको ना ऊपर टैग भी नज़र आएगी, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें बड़े ईजी तरीके से मैंने बताया कि आप इससे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। खैर मैंने ये देखा था कि जब भी ये एक्स होगा और जब एक्स होने के बाद ये तकरीबन 750 से 800 से प्राइस नीचे आई, 350 के अराउंड आई, तो मैंने ये अलर्ट लगाया था कि ये जब भी 300 पे जाएगी तो मुझे बताना। और जब ये 300 से नीचे गई तो मैंने पहले एंट्री फिर इस पर्टिकुलर कंपनी में तकरीबन 335 रुपये के ऊपर ली। और अगर आप आगे देखिए तो ये वो सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में एंट्री लेता गया। और रीज़न इस पर्टिकुलर कंपनी में लेने का एक ही है, ये पर्टिकुलर कंपनी डॉलर में कमाती है और ज़्यादातर ख़र्चा इनका रुपीज़ में होता है। और डॉलर बेस्ड इनकम की वजह से जहाँ पे हमारे मुल्क में डॉलर के रेट्स और डॉलर के पीछे लोग ज़्यादा भाग रहे हैं, तो आई प्रेफर्ड कि मैंने उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो कि डॉलर की इनकम पे डिपेंडेंट है। अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली इनकी कंपनी बेहतर रिटर्न भी देगी और वो नज़र भी आ रहा है। माशाल्लाह इस कंपनी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया है। अब मैं आपको अपनी करंट होल्डिंग में ले जाता हूँ कि जो मैंने पोर्टफोलियो में लिया, मैंने किस किस टाइम पे लिया। ऑब्वियसली मैंने पॉइंट तो कर दी यहाँ पे, लेकिन मैंने एक्चुअली कब ये बाई किया वो मैं दिखाता हूँ। अगेन मैं दोबारा इस पोर्टफोलियो पे आया। सिस्टम जिस तरह के अभी आप देख रहे हैं, मेरी एवरेज प्राइस 407 रुपये है। अगर मैं इसकी करंट होल्डिंग में आपको लेके जाऊँ, करंट होल्डिंग में आप देख सकते हैं कि 23 दिसंबर 2022 जब मैंने पहली दफ़ा बाई किया। और अगेन रीज़न मैंने क्या दी थी इस कंपनी के बाई करने के लिए, गुड कंपनी, डॉलर इनकम एंड PKR एक्सपेंस। सो दैट्स व्हेन आई बेसिकली वेंट इनटू दिस पर्टिकुलर कंपनी। 300 अगर 336 पे देखें तो ऑलरेडी ये 25-30% का प्रॉफिट दे रही थी, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी में विद डिफरेंट टाइम फ्रेम जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ कैश हमारे पास होता था, हम इस पर्टिकुलर कंपनी में थोड़ा एक्यूमुलेट करते गए। 473 पे भी बाई किया, 408 पे भी बाई किया, फिर नीचे जब ये 396 पे गया फिर बाई किया, फिर 410 पे गया फिर बाई किया, इवन नीचे 380 पे आया फिर बाई किया, 370 पर भी आया तो तब भी बाई किया। ठीक है, और अभी भी रिसेंटली बिफोर एक्स होने से पहले इन्होंने रिसेंटली 6 रुपये का डिविडेंड भी दिया है, उससे पहले भी 392 रुपये का बाई किया। तो अगर इस पर्टिकुलर कंपनी में एवरेज प्राइस देखें, हालांकि हमारी जो पहली प्राइस थी वो 336 रुपये थी, आखिरी प्राइस भी 392 है, लेकिन हमारी एवरेज प्राइस 407 है क्योंकि हमारी ज़्यादा बाइंग जो है वो थोड़े से ऊपर के रेट पे हुई है। लेकिन ये वो कंपनी है जिस पे हमें होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर और नीचे जाएगा तो हम शायद और ज़्यादा लें। अभी के टाइम पे अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी में देखें और अगर आप जनरली भी एनालिसिस करें, जुलाई 2023 से जब से स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ गई है, सबसे कम कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के ऊपर IT कंपनीज़ की है। IT कंपनी में वो मूवमेंट आई ही नहीं है और मेरे ख्याल में अभी भी IT कंपनी में
वो मूवमेंट नहीं आई जो कि स्टॉक मार्केट के ऑल टाइम हाई में इसकी तरफ से होनी चाहिए। मैक्रो लिहाज से जहाँ पे हमें मुल्क में चैलेंजेस हैं वहाँ पे सेफ बैट एक आईटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, क्योंकि अगर कल को डॉलर का रेट ऊपर गया तो इन कंपनीज़ की अर्निंग ऑटोमेटिकली बेहतर होंगी। ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम्स कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो हमारी तकरीबन 407 रुपये की एंट्री है। अगर आप इसकी करंट प्राइस देखेंगे वो 395 रुपया है। जितना इस पर्टिकुलर कंपनी ने डिविडेंड दिया जब से हमने होल्ड किया वो तकरीबन 11 रुपया है। तकरीबन हम ब्रेक इवेंट के ऊपर भी बैठे हैं, और यहाँ बताने का मकसद ये भी है कि इट्स नॉट कि हर दफ़ा हम कोई प्रॉफिट कर रहे हैं तो हम सिर्फ बता रहे हैं कि आप प्रॉफिट ही कर रहे हैं। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं जो कि शायद अभी भी हमें ब्रेक इवन पे रख रही हैं। वो इस वजह से ब्रेक इवन पे नहीं रख रही कि हम 1.5 साल से अभी तक हमें प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हमारी बाइंग उस पर्टिकुलर कंपनी में अभी ज़्यादा भी है, ताकि हम कोशिश करें कि ये वो भी अच्छा टाइम है जिस पे इसको बाय करना चाहिए। अब मैं आपको फंडामेंटली वो चार्ट दिखाता हूँ जिससे आई पर्सनली थिंक कि दिस स्टिल इज़ द गुड कंपनी टू बाय। अब वो क्या रीज़न है वो देखते हैं। अगर आप सिस्टम्स का फिर अगेन मैं फंडामेंटल की तरफ लेके जाऊंगा। फंडामेंटली अगर इस कंपनी को देखें 2019 में इस कंपनी में तकरीबन 5 बिलियन का टॉप लाइन यानी सेल्स ये करते थे और 25% का इनका प्रॉफिट होता था। आज ये कंपनी 32 बिलियन की सेल्स कर रही है और इनका नेट जो तकरीबन 25 होता था वो भी इम्प्रूव हो गया है। और इस साल के अंदर डॉलर इतना इम्प्रूव नहीं हुआ जो पिछले 5-6 महीने के अंदर है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये 2000 जब मैंने बाई किया था 19-20 में और जब मैं बड़ा खुश हो रहा था और उसके बाद एक सॉर्ट ऑफ स्पीड पकड़ी थी, वो नज़र भी आती है फंडामेंटली कि 5 बिलियन से तकरीबन ये 2022 तक 20 बिलियन यानी 4 टाइम्स इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई। अगर मैं डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से देखूँ, अभी रिसेंटली इन्होंने 6 रुपये का डिविडेंड दिया, लास्ट टाइम इन्होंने 5 रुपये का डिविडेंड दिया, मैंने ये बताया भी है तकरीबन 11 रुपये का डिविडेंड हमें मिला हुआ है। अगर आप अर्निंग पर शेयर की बात करें, अगर मैं 2019 में देखूँ 5 साल पहले, तो ये कंपनी तकरीबन 91 रुपीज़ की ट्रेड हो रही थी। आज ये कंपनी तकरीबन 400 रुपये की ट्रेड हो रही है। सो 91 और 400 का मतलब ये है कि अगर हमें लग रहा है कि उस वक्त सस्ती थी और आज महंगी हो गई है तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 30% का डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि इनकी जितनी अर्निंग बढ़ी है उस लिहाज से इनकी प्राइस भी बढ़ी है। जो मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अर्निंग्स बढ़ गई है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ी है। सिस्टम के केस में जो इनकी अर्निंग्स बढ़ी है वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है कि इनकी प्राइस भी बढ़ी है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब 91 रुपीज़ का था तो प्राइस टू अर्निंग 11.25 थी। अब जब तकरीबन 395 रुपये का है तो 14.4 के ऊपर है, और जब ये 2022 में ऑल टाइम हाई 700-800 रुपये का था तब 22 के प्राइस टू अर्निंग के ऊपर ये ट्रेड हो रहा था। ठीक है, तो इट्स ए वेरी गुड कंपनी, आई स्टिल बिलीव इट्स ए वेरी गुड कंपनी। और एक चीज़ अगर आप और देखें, फ़ंड होल्डिंग में जाएंगे तो आपको ये नज़र आ रहा है तकरीबन सब म्यूचुअल फ़ंड ने इस पर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर आप इसकी ये फ़ंड होल्डिंग इज़ बेसिकली कि कितने म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इस पर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो म्यूचुअल फ़ंड की होल्डिंग देखें, सब म्यूचुअल फ़ंड है जिन्होंने, इवन अगर आप अभी भी देखें कि ये इन द मंथ लेटेस्ट मंथ काफ़ी ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने पहली दफ़ा एंट्री ली है इसके ऊपर, जो पहले नज़र नहीं आ रहे थे। मे बी शायद वो टॉप 10 में नहीं थे, अब नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको ये भी नज़र आ रहा है कि जो कंपनी ऑलरेडी इन्वेस्टेड थी वो उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। NIT ने 2.24 की होल्डिंग है अभी इनकी। इवन अगर आप इसको सॉर्ट भी करें तो आपको नज़र आ सकता है मीज़ान ETF के अंदर भी 8.04% है, ये UBL ETF के अंदर भी है, मीज़ान के इंडेक्स फ़ंड के अंदर भी इसकी होल्डिंग है। ठीक है, सो आइडिया ये बताने का कि यार हम तो छोटी मछलियाँ हैं जो कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट लेकर बैठी हुई हैं। ये वो लोग हैं जो कि करोड़ों अरबों रुपया लोगों का भी इन्वेस्ट इन्हीं कंपनीज़ में करके बैठे हैं। सो दिस अगेन आई थिंक इज़ समथिंग कि जो आपको समझने की ज़रूरत है। जब आप भी इसमें इन्वेस्टेड है और इतने ज़्यादा फंड्स इसमें इन्वेस्टेड है तो दिस इज़ ए गुड फंड टू इन्वेस्ट एज वेल। 5वीं हमारी होल्डिंग मीज़ान ETF। जो लोग मेरे से पर्सनली पूछते भी रहते हैं, इवन हमारी प्राइवेट कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा लोग जिनको बिल्कुल कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और मैं काफ़ी अरसे से लोगों को यही बता रहा था कि यार आप मीज़ान ETF ले लो अगर आपको कुछ भी नहीं पता। ETF क्या होता है, अगेन एक वीडियो बनाई हुई, आप उसको देख लें कि ETF क्या होता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ETF की जो डिस्ट्रीब्यूशन है Sarmai.pk पे मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे होती है। लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है, छोटा सा मैं समराइज़ अगर कर दूँ, 10 से 12 कंपनीज जो कि मीज़ान ETF के जो फ़ंड मैनेजर है उन्होंने आइडेंटिफाई की, उसकी शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन की, और आपको सिर्फ एक यूनिट दिया मीज़ान ETF की सूरत में कि आप सिर्फ उस यूनिट में इन्वेस्ट करें।
इवन अगर आपने 500 शेयर भी इन्वेस्ट करने हैं, जब 10 रुपये का ये लॉन्च हुआ था तो 5000 की इन्वेस्टमेंट भी आप करते रहते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट में, तो ऑटोमेटिकली आपको सब पर्टिकुलर अंडरलाइंग जो कंपनीज है उसके अंदर एक्सपोजर मिल जाता है। सो हमारे लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम हर कंपनी में इन्वेस्ट करें। सो मीज़ान ETF इज़ ए सॉर्ट ऑफ ए गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन इस्लामिक बेस्ड कंपनीज। अब होता क्या है ना, एंग्रो फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहा है, एंग्रो बहुत अच्छा जा रहा है, PPL भी अच्छी कंपनी है, OGDCL भी अच्छी कंपनी है, और इस तरह की इतनी कंपनीज है जिस पे आप इंडिविजुअली एक्सपोजर लेने से बेहतर है कि आप ETF के थ्रू एंट्री ले लें। अब ये क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ सरमैड और PK पे। अगर आप सरमैड और PK पे आएँ और यहाँ पे अगर आप ETF के ऊपर जाए और ETF के ऊपर अगर आप, ये सारे वो ETFs हैं जो कि ट्रेड हो रहे हैं। मैं अगर मीज़ान ETF के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि मीज़ान ETF की ये करंटली डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि है OGDCL, PPL, एंग्रो फर्टिलाइज़र, एंग्रो, मीज़ान बैंक, बोनस में आ गया, मैंने पर्सनली भी लिया हुआ है, हबको का पावर हो गया, इवन सिस्टम्स हो गया, ये सारी वो कंपनीज हैं, लकी सीमेंट हो गया। अब या तो मैं एक कंपनी में जाके खुद इन्वेस्ट करता, या मैंने बहुत सिंपल काम किया, मैंने कहा यार ये कंपनीज ऑलरेडी ETF के अंदर है, सो व्हाई नॉट टू जस्ट बाय द ETF एंड ऑटोमेटिकली इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन माई पोर्टफोलियो। अब मैं आपको अपने पोर्टफोलियो में लेके जाता हूँ कि हमने कब कब इस पर्टिकुलर मीज़ान ETF को बाय किया। अगर हम मीज़ान ETF पे जाए तो हमारी एवरेज बाइंग जो है वो तकरीबन 9.19 रुपीज़ है, यानी 9.25 रुपये या 9.20 रुपये की हमारी एवरेज बाइंग है। करंटली इसकी प्राइस तकरीबन 13.58 चल रही है, ठीक है। तो अगर मैं होल्डिंग पे जाऊँ तो आप ये देख सकते हैं, अगेन मैंने इस पर क्या किया, मीज़ान ETF डाइवर्स इन्वेस्टमेंट विल एक्यूमुलेट मोड, कि मैंने 23 दिसंबर 2022 को डिसाइड किया जब ये 8.2 रुपये का था कि यार ये वो कंपनी है जो मैंने बाय करनी है, डाइवर्स है इनका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, सो आई नीड टू बाय मोर। सो मैंने जब 7.88 पे गया दोबारा बाय किया, और अभी रिसेंटली जब मेरे पास थोड़े से और कैश है 12.5 पे मैंने और बाय किया, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव ये क्या था बताने का, अगेन अगर आप देखें ऑल ऑफ ए सडन एक ही दिन पे नहीं किया, हमने डिफरेंट उस पर किया, हमने आइडेंटिफाई किया हम क्यों कर रहे हैं, और देन वी ट्राई टू एक्यूमुलेट। सो अगर मैं मीज़ान ETF के अंदर बताऊं कि कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितना डिविडेंड दिया और अभी के टाइम पे कितना रिटर्न है, तो वो कुछ इस तरह है। सो मीज़ान ETF एवरेज बाय प्राइस हमारी 9.19 है, हमारी जो करंट प्राइस है वो तकरीबन 13.5 चल रही है। कोई डिविडेंड इस पर्टिकुलर कंपनी ने अभी तक नहीं दिया, लेकिन सिर्फ एप्रिसिएशन ऑफ प्राइस जो है वो तकरीबन 45%, विच आई बिलीव इज़ ईजिली बीटिंग द इन्फ्लेशन एज वेल। तो 9.19 की पिछले 1.25 साल की होल्डिंग इन एन इंडेक्स फंड 45% का रिटर्न दे रही है। सो अगेन बताने का मकसद क्या है कि काफ़ी दफ़ा हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी कंपनीज लें जो कि इंडेक्स को बीट कर लें। हम ऐसे फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इंडेक्स के साथ चल रहे होते हैं। अगर आप इवन पिछले 6-7 महीने में देखेंगे कि जब से इंडेक्स 50,000 से 70,000 पे पहुँचा है तो तकरीबन 40 से 45% का ही प्रॉफिट हुआ है, आपको एप्रिसिएशन हुई है। तो यही प्रॉफिट आपको मीज़ान ETF भी दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं एक कंपनीज में जाके इन्वेस्ट करूँ, मेरे पास एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है और मैं मीज़ान ETF की तरह के तरीके से उसको एक्यूमुलेट भी कर रहा हूँ। सो मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ कि जो मैंने 5 होल्डिंग्स बताई हैं, अगर आप देखें तो ये 5 डिफरेंट सॉर्ट ऑफ उसकी थी, और मेरा मकसद भी ये था कि मैं सिर्फ वन डायमेंशन की स्टोरी ना बताऊँ, मैं आपको कोई ऐसे 5 कॉम्बिनेशन जो हमारी टॉप 5 होल्डिंग भी हैं, मैं उसकी स्टोरी बताऊँ कि हमने किस रीज़न की वजह से इन 5 कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया। और अगेन बताने का मकसद ये भी नहीं था कि मीज़ान बैंक 250% के ऊपर है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हो तो रही है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिस्टम्स के अंदर जहाँ मैं ब्रेक इवन पे खड़ा हूँ तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। मैं अभी भी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ, मुझे अगर प्राइस नीचे गई मैं शायद और बाय करूँगा। मेरा कोई मकसद नहीं है सेल करने का। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं वीडियो के थ्रू आपको कह रहा हूँ आप बाय करो, आपने बिल्कुल बाय नहीं करना। इस पर्टिकुलर वीडियो का मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि आप मुझे देखें कि मैं क्या करूं और आप वही करें जो कि मैं कर रहा हूं। बताने का मकसद ये था कि मैं इस कंपनी को, हम इस ऐसी कंपनीज़ को एक डिफरेंट तरीके से देख रहे होते हैं। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपने भी वही स्टोरी लाइन पकड़नी है जो कि मैंने पकड़ी हुई है। अगर मुझे नेशनल फूड का चार्ट अच्छा लगता है या उनका अचार अच्छा लगता है या उनकी केचप अच्छी लगती है तो आपकी भी अपनी कोई पर्सनल प्रेफरेंस होगी। अगर आपको कोकोमो अच्छे लगते हैं, आप स्माइल इंडस्ट्री को जाके सर्च करें, स्माइल इंडस्ट्री की इसी तरह आप एनालिसिस देखें कि वो क्या प्रॉफिट कर रही है नहीं कर रही। अगर आप सुनील वंश को फॉलो कर रहे हैं और आपने देखा है ताबिश हाशमी ने एक हवल गाड़ी ले ली है, तो हवल गाड़ी के लिए साजगार की कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे और 45 रुपये से एक साल में 550 रुपये पे चली गई है। तो आप गाड़ी लेना पसंद करेंगे कि आप उसकी शेयर प्राइस लेना पसंद करेंगे? तो मकसद बताने का ये है कि जो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, उस पर्सनल प्रेफरेंस को आप ये सोचें
ये वो सारी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं। अगर तो हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप उस पर्टिकुलर बिजनेस में डायरेक्टली इन्वेस्ट करें। उस बिजनेस में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से आप उसके पार्टनर बन जाएंगे। अब जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि मीज़ान बैंक में कुछ लोग हैं जो कि पैसे रख कर खुश होते हैं। बाय द वे, मीज़ान बैंक ने ऐसा माइंडसेट बना दिया है, या तो आपको उम्रे का सवाब मिलता है या तो आप मीज़ान बैंक में पैसे रखने का सवाब मिलता है। लेकिन एक्चुअली बेनिफिशियली वो नहीं है जो कि पैसे रख रहे हैं। बेनिफिशियली वो है जो कि उस पर्टिकुलर शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करने के ऊपर उनको 30 रुपये का डिविडेंड मिल चुका है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बताने का ये था कि ये पूरी सीरीज़ ऑफ वीडियो सिर्फ ये बताने का मकसद नहीं था कि 5 डिफरेंट कंपनीज़ हैं। मैंने आपको फंडामेंटली भी चीज़ें समझाने की कोशिश की, टेक्निकली भी बताने की कोशिश की, और एंड में मैं ये भी बताऊँगा हम लोगों को आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये मैं कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड का कोई चीता नहीं हूँ। मैंने तो चीज़ें पहले समझी थ्रू ट्रेनिंग, और जो ट्रेनिंग मैंने समझी है उन्हीं ट्रेनिंग्स को मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे एक किस्म का एफिलिएट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब मैंने अमार की ट्रेनिंग ली थी तो ये फंडामेंटल्स, कैपिटल मार्केट, सारा कुछ मैंने उसी तरह स्ट्रक्चर किया। मुझे बेनिफिट जितना हुआ ना सिर्फ ये कि प्लेटफॉर्म बनाने का, बट एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का भी। तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरी है, ये डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो टोटली फ्री है। अगर मैं पैसे बना सकूँ तो आप लोग पैसे क्यों नहीं बना सके? और उसका मकसद ये नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं थे, आपके पास वो नॉलेज नहीं था जो आपको ये बता सके कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़े। अगर आप करते भी हैं तो आप इतने ब्लाइंड होकर इन्वेस्ट करते हैं कि 2 रुपये भी नीचे जाता है तो आपको हाथ पाँव फूल पड़ते हैं। तो अगर आपने कॉन्फिडेंस से इन्वेस्ट करना है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो सरमाया की ट्रेनिंग्स हैं वो डिज़ाइन ही ऐसे हुई हुई हैं कि जो आपको हाथ पकड़ के लेके चलेंगी। फराज की जो ट्रेनिंग थी, जिस तरह मैंने पहले बताया, अगर मैं सिस्टम पे गलत टाइम पे एंट्री ले लेता तो मैं 50% जो मैं ऊपर जाके एंट्री ले रहा था वो शायद मैं मिस कर लेता। अगर मैं एक्यूमुलेशन फेज़ में मारी पेट्रोलियम में ना ले रहा होता और अगर मुझे ना पता होता यार ये ब्रेकआउट लग चुका है और लो ये तो बड़ी अच्छी कंपनी जा रही है, तो शायद मैं उतना बेनिफिट नहीं ले सकता था। सो ये दोनों का जो ट्रेनिंग्स हमने डिज़ाइन की हैं ये इस तरीके से डिज़ाइन किए जो आपको हेल्प कर सके। काफ़ी लोग जो मैं देखता हूँ क्रिप्टो के अंदर हज़ारों डॉलर लूज़ करके बैठ जाएंगे, लेकिन वो इतना मेहनत नहीं करेंगे, इतनी अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यार भाई समझ लो कि ये चार्ट्स क्या होते हैं, इसको बेनिफिट क्या होता है, इन एनालिसिस को आपको प्रैक्टिकली मार्केट में क्या बेनिफिट होगा, स्टॉप लॉस आपको क्यों लगाना चाहिए ना, आपको डिसिप्लिन पे कैसे काबू करना चाहिए। फिर आपने म्यूचुअल फंड, सारे पैसे आपने करंट अकाउंट में रखे हुए हैं, आपको उसके लॉस का कोई रिग्रेट नहीं है। आप लाखों रुपया अपना लॉस कर रहे हैं बाय जस्ट डिवैल्यूइंग योर मनी। ट्रिलियंस ऑफ रुपया लोगों का करंट अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है। आप थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लें, थोड़ी सी अपनी ज़ात के ऊपर इन्वेस्ट करें, आप ही को बेनिफिट होगा। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, जिस तरीके से हमारी ट्रेनिंग डिज़ाइन हुई है, दे आर डिज़ाइन टू बेसिकली मेक श्योर कि यू आर प्रॉफिटेबल। इफ़ यू आर नॉट प्रॉफिटेबल तो हमारी ट्रेनिंग का मकसद भी कोई नहीं है। लेकिन लोगों का जो फीडबैक है, आई हैव पर्सनली सीन, डाटा तो मैंने फ्री में रखा हुआ है, किसी को समझ ही नहीं आती इस डाटा की। जब डाटा फ्री में नहीं रखा हुआ और मैंने एक ट्रेनिंग्स के थ्रू लोगों को एजुकेट किया और एजुकेशन के बाद मैंने देखा उनके प्रॉफिट हुए हैं, सो दैट्स व्हेन आई थॉट कि नहीं यार, प्रॉब्लम डाटा की अवेलेबिलिटी का नहीं है, प्रॉब्लम आपकी एजुकेशन का है। और प्रॉब्लम आपकी एजुकेशन का ये भी नहीं है, यूट्यूब पे हम बना रहे हैं ना कंटेंट, कितने लोगों ने जाके करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हैं, कितने लोगों ने फिर जाके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। और मैं ये नहीं कह रहा कि लोग कर नहीं रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के अभी जो इफ्स एंड बट्स के जो क्वेश्चंस हैं, आई थिंक एक इन्वायरमेंट आपको ऐसा चाहिए जो कि आपको हेल्प कर सके टू बेसिकली अर्न मोर मनी फ्रॉम द मार्केट एज वेल। थोड़ी सी ये वीडियो आज की लंबी हो गई थी, लेकिन बताने का मकसद आपको एजुकेट करना ही था। जैसे मैसिव अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, हम सब के कंधों पे बहुत बोझ है, हम सारे एक सिंगल लाइन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई करके बैठे हुए हैं। हमें एक पैसिव इनकम का ज़रिया बनाना है, और पैसिव इनकम के लिए जहाँ पे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जो पैसे हमने कमाए हुए हम उनको भी लाइन पे लगाएं और वो भी पैसे बनाने जोगे बने, ताकि आप लोगों पे डिपेंडेंसी कम हो। दैट्स द होल पर्पस ऑफ सरमाया और पीके। आई होप जो लोग ये वीडियो इस पर्पस से देख रहे थे कि शायद इन्होंने टिकटॉक पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, हमारा मकसद यूट्यूब के चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन और उसके ऊपर नहीं था, आप लोगों को एजुकेट करना था। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, प्रॉफिट कर लेते हैं, दैट्स द होल पर्पस कि जो हम करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। We will come with more content in near future as well, and I will see you in next video. Thank you.